हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई सुनील गुप्ता वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन आईएएस एकेडमी। आइए आज मैराथन सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं वन शॉट रिवीजन सीरीज। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है और इसमें एक क्रक्स रिवीजन का होना ज़रूरी है। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं, बस एक कंसोलिडेट करके एक अप्रोच के साथ में डील करना है। कोशिश है हमारी कि आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हम पूरी की पूरी वन शॉट रिवीजन सीरीज़ दें। पॉलिटी एंड गवर्नेंस को इसके लिए हमने 6 इंपॉर्टेंट एरिया में क्लासिफाई किया है। एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशियल साइड ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह से हमने पूरे पॉलिटी को कवर करने की कोशिश किया वन शॉट रिवीजन सीरीज में। इसलिए इस रिवीजन सीरीज को देखने के पहले आप लोग पूरी तरह से तैयार हो लेना, पेपर पेंसिल ले लेना और हो सके तो पॉज कर करके देखना। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओरिएंटेशन के साथ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया। तो पहले तो हम बता दें कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया अगर आप 10 साल के पेपर को एनालाइज करेंगे तो 6 to 7 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। 6 से 7 क्वेश्चन इससे आते हैं और 6 से 7 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं अब इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी सिनॉप्टिकल मैराथन सीरीज में एक एक करके, राइट। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं पहले एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। बच्चे अगर एग्जीक्यूटिव को अगर देखोगे तो एग्जीक्यूटिव को बेसिकली हम 2 भाग में क्लासिफाई करते हैं। वन इज कॉल्ड द यूनियन एग्जीक्यूटिव, अनदर इम्पॉर्टेंट इज कॉल्ड द स्टेट एग्जीक्यूटिव। लोकल एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं बट इतना कॉम्पिटिटिव पोर्शन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए 2 ही जगह पे हमने क्लासिफिकेशन किया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव को भी 2 भाग में क्लासिफाई करके पढ़ो। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, अनदर इंपॉर्टेंट कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव ऐसे एग्जीक्यूटिव को कहते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने थ्रू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं जिसको हमने एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 या फिर अदर रूल्स के थ्रू हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में प्रेसिडेंट को हमने एक पावर दिया हुआ कि आप अपने कन्वेनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस और गवर्नमेंट को लीड करने के लिए हो सकता है कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाना पड़े, हो सकता है स्प्लिट करना पड़े, हो सकता है मर्ज करना पड़े, आप ये काम कर सकते हैं। हमने एक मेगा वर्क किया है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 बना के, जिसमें हमने 3 प्राइम ऑर्गेनाइजेशन बनाए, द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। बाकी का जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस जो आप देख रहे हैं या इंस्टीट्यूशन या फिर कई अथॉरिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्रिएट किए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हमने क्रिएट किया अंडर द आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ये हमने क्रिएट किया अंडर आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये हमने क्रिएट किया अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, राइट। तो एक छोटा सा क्रिस्प ले लेते हैं, ये है यूनियन एग्जीक्यूटिव, राइट। अगर आप चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तो स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में तुम्हारे पास में अगेन हमने 2 भाग में इसको क्लासीफाई किया। वन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, अनदर इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सेम थिंग यहाँ भी हमने गवर्नर ऑफ स्टेट ये हमने क्रिएट किया अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 152 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड 163 के अंदर में हमने क्रिएट किया चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी हमने क्रिएट किया व्हाट इज कॉल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी या फिर कह सकते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये एक स्टेट का अथॉरिटी है। कभी कभी क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन से आ जाते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिमाग में रख के काम करें, राइट। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट एरिया में डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। एंड बच्चे इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट ना। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन का अप्रोच इससे बनता है।
क्वेश्चन का अप्रोच है तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कि प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यस हम लोग बोलते हैं द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग बोलते हैं डिजूरी अथॉरिटी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग बोलते हैं द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बहुत सारे चीज़ें हैं, इनका पावर्स, अथॉरिटी, प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म। तो क्या ये सब कुछ पूछेंगे प्रीलिम्स में? नहीं, एक्सपेक्टेड एरिया जो हम लोगों ने कोट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ 10 ईयर्स पेपर, उसमें कुछ एरिया निकल के सामने आते हैं, राइट। इनका जो इम्पॉर्टेंट ओरिएंटेशन होता है, जो फर्स्ट है वो है इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। इनके ऑफिस के इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स पे पूरा ओरिएंटेशन होता है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर व्हाई इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्यों होता है? हालांकि गवर्नर भी है, लेकिन गवर्नर का इलेक्शन नहीं करते, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना जरूरी क्यों है? तो एक ही रीजन इसके पास में है कि बिकॉज इंडिया इज सेड टू बी व्हाट, रिपब्लिक स्टेट, राइट, एज रिपब्लिक स्टेट हियर, राइट। और रिपब्लिक स्टेट जो भी होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि हेड ऑफ द पॉलिटिकल स्टेट शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ स्टेट, एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अब इसको हमने क्यों डिस्कस किया है? बिकॉज असर्शन रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, देन एंड देयर आफ्टर वी विल हैव टू डू असर्शन कि इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। रीजन क्योंकि रिपब्लिक स्टेट है, तो आंसर विल बी ए, मीन्स दोनों सही है और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही है, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट इज देयर, ये इलेक्शन के बारे में हमने कहाँ पे डील किया हुआ है? अंडर आर्टिकल 54 में, और एक इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी आर्टिकल 55 में हमने डील किया हुआ है, राइट। 54 में हमने डील किया हुआ सिस्टम ऑफ इलेक्शन, किस तरह से हम इलेक्शन को करेंगे, राइट। और इसमें आर्टिकल 55 में हमने डील किया हुआ है व्हाट इज कॉल्ड द मैनर फॉर द इलेक्शन, राइट। इलेक्शन का किस तरह से हमारा एक फार्मूला एक तय किया हुआ है, इसके अनुसार हम लोग इसको डील करते हैं, राइट। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, इलेक्शन कराएगा कौन, हु विल कंडक्ट द इलेक्शन? देन आंसर इज देयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि यहाँ पर इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी जिम्मेवारी होती है इलेक्शन कराना, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एट यूनियन एंड द स्टेट। अब ये इलेक्शन कराएंगे, ये क्लियर। ये इलेक्शन जो कराएंगे तो एक इनके पास में लॉ होता है इलेक्शन के लिए, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट ऑब्लिक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट, राइट, 1952। बाकी जो आप देखते हैं एमपी एमएलएज का इलेक्शन, उसको हम रेगुलेट करते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951 पे। इसको हम लोग रेगुलेट करेंगे प्रेसिडेंट ऑब्लिक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 के अंतर्गत, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर दैट इज क्या इनका सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा होता है, राइट, ऑफ इलेक्शन इज कंसर्न्ड। तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन में तीन इंपॉर्टेंट चीज को जानना जरूरी है, राइट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन में फर्स्ट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राइट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हो जाता है कि सिर्फ एक बराबर का नहीं है रिप्रेजेंटेशन, जितने पॉपुलेशन है उसके अनुसार वहाँ का वोटिंग का वैल्यूज होते हैं, जो आर्टिकल 55 में इसको एक फार्मूला के थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट इज देयर दिस इलेक्शन इज बीइंग डन अंडर द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज कंसर्न्ड। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका मतलब द पास द पोस्ट सिस्टम नहीं होता, राइट। द पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होते हैं कि किसी को भी अगर 11% भी वोट आया, डेट इज़ द विनर, इसमें ज़रूरी है कि 50% प्लस का वोट आना ज़रूरी है। इसके कारण यहाँ पर एक किसी का वोट भी ऐसा नहीं है वेस्टेज होती है, यहाँ पर एक वोट का ट्रांसफ़र होता है और तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक कि 50+ वोट नहीं मिल जाता उस आदमी को। इसको बोलते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट इज सेड टू बी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज कॉल्ड द सीक्रेट बैलेट,
राइट, बैलेट इज कंसर्न। बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं जिसमें ओपन बैलेट भी होते हैं, और लेकिन इसके बैलेट जो होते हैं सीक्रेट होते हैं। ओपन बैलेट में आप क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कुछ एरिया को हम छोड़ दें, राज्यसभा में जो अभी भी अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसको हटा दीजिए। यहाँ पर कुछ कुछ ओपन बैलेट जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जनरल एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ प्रोविजंस अप्लाइड होते हैं, इनके ऊपर में कोई अप्लाइड नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इलेक्शन, राइट। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम देखते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि डेट पर्टिकुलर इज देयर, डेट इज क्या ये इनका मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा होता है, राइट, ऑफ इलेक्शन कैसे होते हैं। मैनर ऑफ इलेक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्टोरल कॉलेज, राइट। तो इलेक्टोरल कॉलेज में यानी कि इनके इलेक्शन में जो वोटर होंगे, कौन कौन से वोटर्स होंगे, क्लियर है कि इनके जो वोटर्स होंगे डेट इज़ ऑटोमेटिकली ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर इनके वोटर्स में इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एंड इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। दो चीज़ समझने वाली बात है, नॉमिनेटेड मेंबर इसमें नहीं होते हैं, जो 12 मेंबर राज्यसभा में जाते हैं, या आज के पहले एंग्लो इंडियन 2 पहले हुआ करते थे लोकसभा में, वो नहीं होंगे इसमें। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट इज दियर एमएलसी नहीं होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होंगे, तो मेंबर ऑफ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ही इसके साथ में रहेंगे, राइट। एंड इस पर्टिकुलर एरिया में एक हमने किया 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने किया था। तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करने के बाद इसमें हमने कहा था कि स्टेट यूटी के भी, यूटी के लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो क्वालिफाइड टू बी द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया था। अब इसका जो फॉर्मूला होता है डेट इज वेरी क्लियर। फार्मूला एक बार तुम्हें फिर से रिवाइज करा दें, हालांकि तुम लोग सब पढ़ के आए हो, फिर भी रिवाइज करा देते हैं कि एक वोट जो होता है किसी एमएलए का, डेट इज इट इज कैलकुलेटेड बाय विच पर्टिकुलर मीन। पहले तो हम लेते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इसको डिवाइड करते हैं 1000 से। 1000 से डिवाइड करने का पर्पस इतना ही है कि वोट का काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो 3 जीरोज़ को हटाने के लिए ज़रूरी है कि इनको हम एक बार 1000 करके सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन इज़ द पर्पस ओनली। इससे क्लियर है कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अगर ज़्यादा होगा तो उसके एमएलएज का वोट का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, और अगर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट कम होगा तो एमएलएज के वोट का वैल्यू भी कम रहेगा, राइट। इसलिए सिक्किम के वोट बहुत कम होते हैं एंड उत्तर प्रदेश के वोट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो 200 के आसपास का फ़र्क है इसमें। तो दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ दियर वोट ऑफ द एमपीज। एक एमपीज के वोट जो होते हैं, जितने वोट आए हमारे एमएलएज के, राइट, इलेक्टेड एमएलएज के जो वोट हुए, राइट, votes are concerned and divided by the total elected member of the parliament। ये होते हैं ये वोट ऑफ द 1 MP इलेक्टेड MP का वोट। दोनों को मिला करके देखते हैं, जो आदमी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में 50% प्लस लेके आ जाते हैं वोटिंग पैटर्न पे, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डिक्लेयर इलेक्टेड, राइट। दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, राइट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये है कि क्या इलेक्शन में, राइट, अगर हम बात करें इसको, यहाँ पर इलेक्शन की बात करें अगर हम, राइट, देखते हैं इसको, राइट, क्या इलेक्शन में यहाँ पे री इलेक्शन पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है, री इलेक्शन पॉसिबल है, यस, दिस इज़ द पॉसिबल इन इंडिया। एक कन्वेंशन है, दिस इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक कन्वेंशन यहाँ पर है, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के पास नहीं होगा। टिफ टर्म के बाद इनका इलेक्शन को हम वैलिड नहीं मानेंगे, राइट। तो दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट। इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट यहाँ पर यह है कि डिस्प्यूट का सेटलमेंट कौन करेगा? डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू द
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेगा द सुप्रीम कोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर फैक्ट, इतने सारे फैक्ट्स हैं दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज द सो तुमने देखा इतने सारे फैक्ट्स यहाँ पर निकल के सामने आए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट एरिया से, व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्शन। इलेक्शन का इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के सामने आते हैं, राइट। तो एक प्रेसिडेंट का इंडिया, एक इलेक्शन, हमेशा से क्वेश्चन रहा है, तो तुम देख लेना ये पर्टिकुलर प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ से हाईली एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आएगा, राइट। अब आते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द प्रेसिडेंट का, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया हमें लगता है कि सेकंड वाले दूसरे सीट पे चलते हैं। अब प्रेसिडेंट का पावर्स एंड अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। पावर्स एंड अथॉरिटी के बारे में, पावर्स एंड अथॉरिटी तो तुम लोग सब पढ़ चुके हो, बट जो इम्पॉर्टेंट जो पावर्स अथॉरिटी जो इनके दिमाग में होता है वो होता है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ में तोड़ो पहले, नॉमिनल पावर, अनदर इम्पॉर्टेंट इज सेड टू बी व्हाट, डिस्क्रिशनरी पावर। तो नॉर्मल नॉमिनल पावर, डिस्क्रिशनरी पावर। नॉमिनल पावर का मतलब होता है कि आपको वही काम करना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से आप करते आ रहे हैं, वो नॉमिनल पावर हुआ, राइट। डिस्क्रिशनरी पावर कोई ज़रूरी नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से हम काम करें, हम अपने से काम करेंगे, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉमिनल पावर को बेसिकली आप डिवाइड करते हैं कितने पावर में, एग्जीक्यूटिव पावर, अनदर लेजिस्लेटिव पावर, अनदर जुडिशियली पावर, अनदर मिलिट्री पावर, एंड द लास्ट वन व्हाट इज कॉल्ड द डिप्लोमेटिक पावर। तो हम लोग देखें 5 इंपॉर्टेंट पावर में इसको हम लोगों ने पहले डिवाइड कर दिया, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न, एग्जीक्यूटिव पावर में बहुत सारे पावर्स इसमें हैं, लेकिन इसमें जो यूपीएससी के ओरिएंटेशन से जो इम्पॉर्टेंट पावर आता है वो है आर्टिकल 77 क्लॉज 3, एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 77 क्लॉज 3 जिसमें होता है रूल ऑफ बिजनेस एलोकेशन, राइट। एलोकेशन, एलोकेशन का बिजनेस रूल बनाएगा कौन, ये बनाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 77 क्लॉज 2 में जुड़ा हुआ है, बेसिकली 2, 3 ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, 2 में जुड़ा हुआ है वो है ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट तब होगा ऑथेंटिसाइज्ड जेन इसके ऊपर में प्रेसिडेंट साइन करेगा। एवरीथिंग विल बी डन अंडर द सील ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करते तब तक ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, लेकिन ये ऑथेंटिसिटी इसके साथ में नहीं होगा। अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट तभी कहलाएगा जब इसके ऊपर में प्रेसिडेंट साइन करेंगे। ये आर्टिकल 77 क्लॉज 2 में मेंशन किया हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव पावर में आर्टिकल 53 भी है, आर्टिकल 75 भी होता है अपॉइंटमेंट का पावर, आर्टिकल 75(2) भी होता है डिसमिसल का पावर, लेकिन आर्टिकल 77 एक हीट एरिया एग्जामिनेशन का है, इसको दिमाग में रखोगे बिकॉज 2 बार क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव पावर इज कंसर्न। बच्चे लेजिस्लेटिव पावर इंपॉर्टेंट है एंड लेजिस्लेटिव पावर को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट ना। तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर इज कंसर्न्ड, यहाँ पर आते हैं लेजिस्लेटिव पावर को। लेजिस्लेटिव पावर में बेसिकली हम लोग के पास में कुछ पावर्स हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पावर इज देयर समन, प्रोरोगियो एंड डिजोल्यूशन, राइट, एंड डिजोल्यूशन, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट पावर जो इनके पास में है, दिस इज सेड टू बी व्हाट, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिजोल्यूशन, जिसमें कि 2 इंपॉर्टेंट चीज है। लोकसभा का डिजोल्यूशन पॉसिबल है, बट राज्यसभा का डिजोल्यूशन ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज राज्यसभा इटसेल्फ इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट इज देयर नॉमिनेशन, राइट। नॉमिनेशन टू द लेजिस्लेचर, यू नो वेरी वेल, 2 एंग्लो इंडियन पहले आते थे अगर इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ है तो। और सेकंड इंपॉर्टेंट इज दिए 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में नॉमिनेटेड, लेकिन ये जो 2 एंग्लो इंडियन वाले जो बात है ना, ये हमने ख़त्म कर दिया है, रिपील कर दिया है बाई 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंतर्गत हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो नॉमिनेशन भी इनका एक लेजिस्लेटिव पावर है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पावर इनके पास में ऑर्डिनेंस मेकिंग,
राइट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से इन जनरल क्वेश्चंस आते हैं, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एरिया में। पहले इंपॉर्टेंट इज दियर कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है। ये कौन सा पावर इनको बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं क्वासी लेजिस्लेटिव पावर इनको बोलते हैं, या लेजिस्लेटिव पावर कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर इनको डायरेक्टली बोलते हैं, राइट। ये कब बना सकते हैं, कंडीशन क्या है इनका ऑर्डिनेंस बनाने का, दो कंडीशन इनके पास में है। फर्स्ट कंडीशन इनका तब होगा व्हेन लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, लोकसभा राज्यसभा नॉट इन सेशन, राइट। यानी कि जब प्रोरोगियो की स्थिति में होगा या डिजोल्यूशन की स्थिति में होगा तभी ये बना सकते हैं ऑर्डिनेंस। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज हियर व्हेन कंटिजेंसी सिचुएशन। कंटिजेंसी सिचुएशन का मतलब बहुत अर्जेंसी सिचुएशन अगर होता है तब आप बना सकते हैं यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं पावर को, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते, राइट। जरूरी है कि अगर लेजिस्लेचर अगर आ गया तो ये इफेक्ट कब तक रहेगा, इसका इफेक्ट रहेगा ये ऑर्डिनेंस का अबाउट द 6 वीक्स 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबलिंग ऑफ लेजिस्लेचर, रीअसेंबलिंग ऑफ लेजिस्लेचर का असेंबलिंग के बाद में 6 वीक का समय इनके पास में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। इन जनरल 6 मंथ पे लोग लगा देते हैं, 6 मंथ ये पहली बार है यहाँ पे 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीने का टाइम इसके ऊपर में डिवोट किया हुआ है, राइट। ये है यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप ऑर्डिनेंस मेकिंग लेकिन अब जो था ना कि पहले था कि ये लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं हो गए तो समझ में आया कंटिजेंसी सिचुएशन। अब कौन डिक्लेयर करेगा कि कंटिजेंसी सिचुएशन है, तो ये जाहिर है प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। तो पहले अगर डिक्लेयर कर दिया कि सर ये कंटिजेंसी सिचुएशन है तो क्या जुडिशियल रिव्यू लग सकता है, पहले था कि नहीं लग सकता है। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, राइट ना, 1978 के बाद इसने कहा यस ऑर्डिनेंस इज ए पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एज ए पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियरी इसके ऊपर में रिव्यू लगा सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऑर्डिनेंस का मिसयूज हुआ है, राइट फ्रॉम इंदिरा गांधी टू मोदी जी, बहुत बार मिसयूज भी हुआ। एक बार प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने बोल भी दिया कि ऑर्डिनेंस रूट इज़ नॉट गुड फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ऐसे स्थिति में ऑर्डिनेंस से क्वेश्चन बनना जाहिर है, राइट होगा क्वेश्चंस। तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो यही इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसी के बीच में क्वेश्चन यूपीएससी करेगा, राइट। तो अब तक कितना देखे बच्चे, यहाँ पर कितने तरह के आए, यहाँ पे इनके लेजिस्लेटिव पावर में समन प्रोरोगियो, नॉमिनेशन हो गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग हो गया एक, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट इज दियर व्हाट इज कॉल्ड यहाँ पर असेंट टू बिल, इसका एक बहुत बड़ा पावर आता है, राइट। तो इसको नीचे ले लेते हैं यहाँ पर, असेंट टू बिल, असेंट टू बिल टू लेजिस्लेटिव बिल, है ना, लेजिस्लेटिव बिल। लेजिस्लेटिव बिल्स में क्या करेंगे, इनको असेंट करेंगे, राइट। असेंट करेंगे, इनके पास में ऑप्शन है, या तो यस कर सकते हैं या फिर नो भी कर सकते हैं, राइट। अगर यस किया तो ठीक है, नो किया तब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। और इसी को हम बोलते हैं ऐसे यूज में, ये आर्टिकल 111 में इनको ये अथॉरिटी मिलता है। यहाँ पर जो पावर यूज करते हैं यस तब तो ठीक है, नो नेगेट पावर, इसको ही हम लोग बोलते हैं वीटो पावर, राइट। अब वीटो पावर्स इनके पास में होते हैं 3। वन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वीटो पावर, राइट, वीटो पावर इज देयर, राइट। एब्सोल्यूट वीटो पावर का मतलब हो गया कंप्लीट डिनायल ऑफ द बिल। सेकंड इंपॉर्टेंट इज देयर व्हाट इज कॉल्ड द पॉकेट वीटो पावर, वीटो पावर इज देयर। पॉकेट वीटो पावर का मतलब ये हो गया कि होल्ड कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर पावर्स को अपने पास में, कुछ दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं। एंड देन एंड देयर आफ्टर व्हाट इज कॉल्ड द सस्पेंसिव वीटो पावर, राइट, सस्पेंसिव वीटो पावर। सस्पेंसिव वीटो पावर में ये एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं, लेकिन ज़रूरी है अगर रिकन्सिडरेशन करने के बाद लोकसभा राज्यसभा ने बाय ऑर्डिनरी मेजोरिटी, नॉट 2/3 मेजोरिटी, अगर 2/3 ऐसा होता है तो उसको कहते हैं क्वालिफाइड वीटो, लेकिन यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो है, हाफ ऑफ मेजोरिटी से इनके वीटो को सस्पेंड किया जा सकता है, राइट। तो बेस्ड अपॉन डैट तुमने देखा एक एब्सोल्यूट वीटो, डैट इज़ कुछ समझने वाली बात है। इन जनरल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वेश्चन आते हैं इससे।
Absolute veto, the first important is that absolute veto cannot be applied in constitutional amendment bill. राइट यहाँ पर अप्लाइड नहीं होगा. सेकंड इंपॉर्टेंट इज देयर पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलता जुलता वीटो है, बट डिफरेंस इज देयर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का वक्त होता है, हमारे यहाँ इंडिफिनिट टाइम है. ये मेंशन नहीं है, किसी भी समय तक इसको रिजर्व रख सकते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट सस्पेंसिव वीटो, ये हमने फ्रांस से लिया हुआ है सस्पेंसिव वीटो. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वीटो इन अमेरिका, जहाँ पर टू थर्ड मेजोरिटी इनके वीटो को ओवरराइट करते हैं. राइट, तो वहाँ पर क्वालिफाइड वीटो है, हमारे यहाँ है विच पर्टिकुलर व्हाट इज कॉल्ड द सस्पेंसिव वीटो. तो बच्चे एक चीज़ तुमने देखा, व्हाट इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. राइट, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देख लेते हैं यार. तो ये लेजिस्लेटिव पावर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया. राइट, अगले स्लाइड पे चल लेते हैं फिर जुडिशियल पावर को लेकर के. जुडिशियल पावर को लेकर अगले स्लाइड पे चलते हैं, एंड इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं जुडिशियल पावर से वो कुछ इस तरह के होंगे. राइट ना, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पावर इसमें यूज करता है ये प्रेसिडेंट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज देयर अपॉइंटमेंट टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये इनका एक पर्टिकुलर जुडिशियल पावर है. जुडिशियल अपॉइंटमेंट हमेशा जुडिशियल पावर्स का पार्ट बन जाता है. बहुत सारे कंट्रीज़ में नेशनल जुडिशियल काउंसिल होता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होते हैं. हमारे पास में क्या है, नेशनल जुडिशियल एरिया है, तो इसको हम लोग देखेंगे. सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दियर व्हाट इज कॉल्ड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 143. इसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लेता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आते हैं, एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में प्रेसिडेंट इनिशिएटिव लेता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे. इनसे एडवाइस लेता है कि ये लॉ के अनुसार सही है कि नहीं है, इनको एडवाइस देता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट व्हाट इज कॉल्ड द पार्डनिंग पावर. राइट, पावर इज कंसर्न. इस पावर को बच्चे हम लोग क्लेमेंसी पावर भी कहते हैं, माफीनामा भी कहते हैं इसको. एंड इस पावर को लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सी है, समझना बहुत ज़रूरी है. ये कौन से एरिया में है, आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें मेंशन किया हुआ ये पावर. अनदर इम्पॉर्टेंट इज देयर व्हाट इज कॉल्ड, इसमें 5 तरह के टाइपोलॉजी हमने मेंशन किए हैं यहाँ पे. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज देयर व्हाट इज कॉल्ड द पार्डन, जो पहले इम्पॉर्टेंट पावर है. इसमें हम बिल्कुल सबको एब्जॉर्व कर लेते हैं. सेकंड इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द कम्यूटेशन. राइट, कम्यूटेशन का मतलब कैरेक्टर को चेंज करते हैं टुवर्ड्स द लेसर वन, बट टर्म को उतना ही रहने देते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द रिमिशन. राइट, रिमिशन में हम लोग करते क्या है कि टर्म को चेंज करते हैं बट कैरेक्टर को चेंज नहीं करते, दोनों को चेंज कर देते हैं, तो हो जाता है व्हाट इज कॉल्ड द रेस्पाइट. एंड अनदर इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न्ड, दैट इज अगर हम एक बार सबको अगर हम देखें एक कि नहीं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसके डेट को सिर्फ हम एक्सटेंड कर रहे हैं इसको, देन इट इज कॉल्ड द रिप्राइव. राइट, तो ये 5 तरह के सिस्टम है जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसमें कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या जुडिशियल पावर इसका कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर है. राइट, तो पहले तो क्लियर था, इनका एकदम एब्सोल्यूट पावर था, जुडिशियल रिव्यू इसमें नहीं थे. लेकिन जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर अब पॉसिबल हो चुका है. राइट, पॉसिबल हो चुका है जुडिशियल रिव्यू, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आए. पहला इंपॉर्टेंट केस आया इसको मारू राम केस. राइट, मारू राम केस आए पहले 1980 के आसपास में केस आया ये मारू राम केस. उसके बाद एक केहर सिंह केस आया. राइट, केहर सिंह केस भी इनके साथ में जुड़े हुए हैं. बट जो बहुत इंपॉर्टेंट केस आए डेट इज कॉल्ड शत्रुघ्न चौहान केस एंड भुल्लर सिंह केस. तो पहले तो एक केस आया भुल्लर सिंह केस. राइट, भुल्लर सिंह केस में 2013 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, Article 72 is not absolute right because it is the connection with Article 32 of the Constitution of India. अगर इनऑर्डिनेट डिले करता है तो. राइट, अगर इनऑर्डिनेट डिले कर रहे हैं आप माफ़ी देने में, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू एक्सटेंड करेगा. एंड ऐसे में आर्टिकल 72 में ये रीट इशू कर सकता है, और रीट इशू करने के बाद खुद भी कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेने के लिए ऑथराइज्ड होगा. दीज आर पर्टिकुलर फैक्ट. एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज द शत्रुघ्न चौहान केस. शत्रुघ्न
चौहान केस इज कंसर्न, राइट। चौहान केस ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ 2014 का, एक साल के बाद ही, और इसमें हमने बहुत सारे कन्विक्ट्स को, जिनके ऊपर फांसी लगने वाली थी, उसको इनको पार्डन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने बाय यूजिंग आर्टिकल 32 एंड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है किसी को इनऑर्डिनेट डिले में रखना, और इसीलिए ये आर्टिकल को हमने कंबाइन कर दिया, आर्टिकल 21 को कंबाइंड विथ आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये दोनों डोमिनेट कर गए द पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बच्चे देखा तुमने कि यहाँ पर इतने सारे चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया। एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब चलते हैं मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। आज हम पावर्स एंड अथॉरिटी तक ही डिस्कस करेंगे, बाकी का डिस्कशन हम लोग अगले सीरीज में करेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दियर व्हाट इज कॉल्ड द नेक्स्ट मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंसर्न, मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट में, राइट, दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका। ये डिक्लेरेशन ऑफ पीस एंड वार करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ दो चीज़ होता है, what is called the peace, another important is said to be the war। war तो तुम जान रहे हो, peace को ही हम लोग कहते हैं सीज फायर, राइट। सीज फायर को हम लोग ये अनाउंस कर देते हैं कि आज के बाद से पीस हुआ। वार का डिक्लेरेशन एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है, ऐसे तो गोली बारूद चलते रहती है, तो जो गोली बारूद अगर चलते रहती है तो उसको हम लोग एक्सचेंज ऑफ फायर कहते हैं, वार नहीं कहते, राइट। कारगिल में भी वाजपेयी जी ने एक चीज़ बोला था, वार लाइक सिचुएशन, वार डिक्लेयर नहीं था उस समय, वार लाइक सिचुएशन था, राइट। 1971 में हम लोगों ने वार डिक्लेयर किया था, राइट। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ वार एंड इट इज सेड टू बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी स्टाफ। तो पूरे आर्मी स्टाफ का ये चीफ है। आर्मी स्टाफ से का मतलब ये पूरी तरह से इसको जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज ये प्रॉपर टर्म नहीं था पहले, राइट, तो इसको हम बोलते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, राइट। आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस का ये हेड हो गए। दीज आर पर्टिकुलर फैक्ट, इट इज कॉल्ड द मिलिट्री पावर। एंड डिप्लोमेटिक पावर में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एम्बेसडर का, राइट ना, एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट करते हैं पर्टिकुलर, ये ट्रीटी पे सिग्नेचर वगैरह करते हैं, देन ऑटोमेटिकली इज कंसर्न। लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि हु इज़ द हेड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो बच्चे ये तो हमने देखा कि इनके पास में कौन सा पावर है, एक बार फिर से पीछे थोड़ा हो लें, राइट ना। तो ये चलते हैं, कहाँ से शुरू किया था हमने, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और यहाँ पे हमने पावर शुरू किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इलेक्शन, इलेक्शन के बाद पावर थी, पावर में यहाँ तो एक छोटा सा रह ही गया यहाँ पे, राइट। इसको अगर बढ़ा करोगे देन यू मे फील सब कुछ तो डिस्कशन हो चुका। अब इनका जो एक डिस्कशन रह गया वो था डिस्क्रिशनरी पावर का, ये सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। डिस्क्रिशनरी पावर का डिस्कशन थोड़े दूसरे तो दूसरे कलर के साथ में इनको डिस्कस कर देते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर थोड़ा सिचुएशनल होता है, पूरी तरह से मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, थोड़े सिचुएशनल्स होते हैं। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्क्रिशनरी पावर को अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। पीएम का अपॉइंटमेंट करना है, जस्ट इलेक्शन हो गया, अब अपॉइंटमेंट करना है तो किससे पूछेगा, है ही नहीं पीएम, तो सिचुएशन है, इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर आ गई, राइट, अंडर द आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। अनदर इम्पॉर्टेंट इज द डिसमिसल ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, या यूनियन कैबिनेट को डिसमिसल करना। होता क्या है कि यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है लोकसभा में और फिर भी रिजाइन नहीं दे रहा है, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट, अब इसके से पूछ के तो अब करेगा नहीं, चूँकि रिजाइन तो दे नहीं रहा, तो ऐसे स्थिति में ये करेंगे क्या, डिसमिस कर देंगे। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट इज सेड टू बी डिजोल्यूशन ऑफ, राइट, डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का डिजोल्यूशन कंडीशन क्लियर है, अगर लोकसभा इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट रेगुलरली, तो अपने पास में कोई चारा नहीं है, बल्कि इसको हम खत्म करेंगे, राइट। तो बेस्ड अपॉन दिस वन दिस इज कॉल्ड द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। एक इम्पॉर्टेंट चीज और है आर्टिकल 78,
इससे क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिकल 78 इज कंसर्न्ड। अब आर्टिकल 78 में क्या है, आर्टिकल 78 में राइट इनके पास में आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर को हमने दिया हुआ है 3 इंपॉर्टेंट पावर्स, राइट 3 पावर्स है प्राइम मिनिस्टर के पास में। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यहाँ पे। एंड one article 78A, another important article 78B, another important 78C is concerned, right? पहले में हमने पावर दे रखा है, इनको ड्यूटी दे रखा है प्राइम मिनिस्टर को, आप प्रेसिडेंट को सब कुछ इन्फॉर्मेशन करेंगे जो कैबिनेट में आपने डिसीजन लिया रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, यानी कि बिल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया तो आप इनको इन्फॉर्म करेंगे, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ में हमने इनको बोला हुआ है प्रेसिडेंट को वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन करेगा प्राइम मिनिस्टर जो इनको रिक्वायर्ड है, इफ़ रिक्वायर्ड कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए इनको देने बोलेंगे, इनको प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 78 में सी में क्लियर है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि डिसीजन इज़ टेकन बाय ओनली प्राइम मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, तो ये बोलेंगे कि हमें पूरा कैबिनेट का हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सबका सिग्नेचर कराओ, तो ऐसे में ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये मेंटेन करेंगे, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो बच्चे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया, पावर्स एंड अथॉरिटी। अनदर इम्पॉर्टेंट इज देयर व्हाट, that is called the some important area of the election to the president of India। अब चलो बाकी का जो सेक्शंस है उसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो टाइम इज गोइंग ऑन, तो अब थोड़ा सा जो है ना कि बीच में ब्रेक लेते हैं, अगले वीडियो में फिर इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, राइट। तो ऑल द बेस्ट, सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल, देन बाय बाय।